नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ की परीक्षा होती है, तो अभी आने वाले दिनों में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसकी तैयारी के लिए हमने अपने पेड कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में आपको जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं ये वाले, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एक नॉमिनल फीस में आप अपनी पूरी तैयारी जो है उसको कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक, तो इसी पेड ग्रुप्स के मॉड्यूल्स पे आधारित हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो पीडीएफ्स होती हैं, उस पे आधारित क्वेश्चंस हम अपने पेड क्विज में कराते हैं। तो उसको यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होगी वो आपको बताया जाएगा। इसको आप अपने एग्जाम तक फॉलो करके रखेंगे तो आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो आप पूरी तैयारी यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने कोई कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं किया है तब भी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जितने भी वीडियोस होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम। तो यहाँ से हम देखिए मॉड्यूल डे 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने भी इस पे बेस्ड हमारे मॉड्यूल्स पे क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ पे हर वीडियो में हम जो है 50 प्रश्न देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो प्लीज़ इसको फॉलो करके रखें। तो हम आज से स्टार्ट कर लेते हैं अपना मॉड्यूल डे 1 से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आपको शुरू में अभी जो है आंसर्स पहले से टिक मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले जो और क्वेश्चंस होंगे उसमें हम आपको एकदम वीडियो में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके भी दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी जो है गेस करने में एक उस क्वेश्चन को वीडियो के साथ साथ अटेम्प्ट करने का मौका मिले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ब्राह्मण साहित्य का अंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, तभी तो आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना। तो उसी क्रम में जैसे हमारे पास ये जैसे देख लेते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक। उसके अलावा धार्मिक ग्रंथ हमारे जो हैं, ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी हैं, और ब्राह्मण साहित्य जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, अब यही पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण साहित्य का भाग कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेद, सूत्र, उपनिषद ये किसके भाग है, हमारे ब्राह्मण साहित्य के। अभिलेख जो है ये हमारा कवर होता है किसमें, जो हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वहां से, जो भी आपके जैसे अशोकन अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं ना, अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो वो क्या है, एक हमारा पुरातात्विक स्रोत है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो है ब्राह्मण साहित्य के भागों के बारे में, तो हमने यहाँ पे 3 वेद, सूत्र और उपनिषद तो देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अरण्यक आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो है महाकाव्य के बारे में जैसे पढ़ते हैं, जो भी है ना, धर्मशास्त्र जितने हैं वो इस हमारे ब्राह्मण साहित्य में कवर होते हैं, ठीक। तो ये देखा आपने, ठीक। और अगर हम कुछ बात कर लें थोड़ी सी पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तो जितने भी अभिलेख हो गए हमारे, ठीक है, सिक्के यानी कि कॉइन्स हो गए, ठीक है, मृद भांड जो टेराकोटा वगैरह मिलते थे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक। इसके अलावा जो सील्स यानी मोहरें होती थी, मूर्ति कला, चित्रकला, है ना, जितने भी स्मारक वगैरह हैं, ये सब क्या है, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने भारत को यिंतू कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख ही रहा है कि यिंतू का अर्थ होता है चंद्रमा यानी कि मून, ठीक। अब ह्वेनसांग कौन था, तो जैसे आपने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो अलग अलग समय पे कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं उन्होंने भारत की यात्रा की। तो उसी क्रम में ह्वेनसांग जो है इसने भारत की यात्रा की और बेसिकली जितने भी यहाँ पे हम देखें जो चाइनीज ट्रैवलर्स आते थे तो उनके बारे में यहाँ पे यही शब्द हमको मिलता है यिंतू, है ना। तो यिंतू का अर्थ क्या होता है, मून यानी कि चंद्रमा। जैसे इत्सिंग था तो इत्सिंग ने भारत को बोला था आर्य देश, है ना, या फिर जो है ये ब्रह्म राष्ट्र भी इसके द्वारा जो है भारत को कहा गया, ठीक। तो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग हुआ और यहाँ पे यिंतू का अर्थ होता है मून। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ ये है कि ह्वेनसांग जो है ये किस देश से भारत आया और इसने जो है किसके दरबार में जो है सबसे फर्स्ट टाइम आया था ये, ठीक। जितने भी क्वेश्चन आपसे अगर हम बीच बीच में पूछते हैं तो प्लीज आप भी उसको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने की कोशिश किया करिए। तो एक हमारा म्यूचुअल इंटरेक्शन बना रहेगा, तो हमें भी एक उत्साह मिलता है, ठीक है, आगे और अच्छा करने का।
अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण और नवपाषाण शब्दावलियों का सर्वप्रथम उपयोग जॉन लुबक ने किस वर्ष में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में जैसे अभी हमने देखा था ना कि हमारे कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं, तो उसी क्रम में कुछ हिस्टोरियंस हुए जिन्होंने अलग अलग समय पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिस्टोरियन थे जॉन लुबक, जो कि बाद में यहाँ पे लॉर्ड एल्वरी, हाँ लॉर्ड एल्वरी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक, तो ये तो खैर इनकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, इसमें इन्होंने जो हम पूरा ये पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी के संदर्भ में पूरा पाषाण और नवपाषाण इन सब टर्मिनोलॉजीज का उपयोग जो है इन्होंने अपनी इस बुक में किया था। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हम ध्यान रखेंगे। 1865 में ये बुक जो है ये पब्लिश हुई थी। अगला देखिए, बेलन नदी जो कि टोंस नदी की एक सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है। ठीक है, तो टोंस नदी देखेंगे इधर जो इलाहाबाद वगैरह का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ प्रवाहित होती है। तो इसी की एक सहायक नदी है बेलन नदी। ठीक, जो कि कहाँ से निकलती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है आप देखते होंगे, है ना, यूपी का मैप अगर आपने देखा है तो ऐसे जो नीचे का ये वाला हिस्सा है ना, जो इधर बिहार वगैरह से टच होता है, तो सोनभद्र से ये नदी निकलती है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो जो है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए यहाँ पे इलाहाबाद में ही, यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज है, वहाँ पे टोंस नदी में मिल जाती है। ठीक, अब इस नदी की जो एक इम्पोर्टेंस ये है कि जो हम जैसे स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस काल का काफ़ी जो एक कह लीजिए सोर्सेज हैं यहाँ से, इस जो रिवर वैली है यहाँ से मिले रहे हैं समय समय पे। ठीक है, तो इस नदी घाटी का जो पूरा क्षेत्र है इसको पुरातात्विक खोज के लिए जाना जाता है, और इसको एक टर्म से भी डिनोट करते हैं। इसको कभी कभी जैसे प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक जो है वो भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला देखिए, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां हैं। ठीक, यानी कि टॉम्स बिल्ड ऑन बुरीड डेड बॉडीज। तो देखिए, डोलमेंस वर्ड जो है इसका मतलब होता है जो हमारी गड़ी हुई समाधियां हैं, है ना, सॉरी, गड़े हुए जो मुर्दे हैं उस पे निर्मित समाधियां। ठीक, ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट होगा। देखिए, जैसे पूरा पाषाण काल के हम संदर्भ में देखें तो भारत में लगभग जो है पूरी भारत की टेरिटरी देखेंगे तो यहाँ पे ये स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं। जैसे इधर आप देखेंगे राजस्थान वगैरह के एरिया में जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है ना, फिर आंध्र प्रदेश में जैसे पलवाय का स्थल है, उतनूर, मास्की, ये सब जो है यहाँ से जैसे राख के टीले और ये सब जो है टॉम मिलते हैं ये डेड बॉडीज के। तो उसी के क्रम में यहाँ पे इस काल का जो इतिहास पढ़ा जाता है तो उसमें यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है डोलमेंस, है ना, जिसका की अर्थ क्या है, यहाँ पे गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट है कि पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में हमें किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जो वर्तमान का पाकिस्तान का एरिया आप देखते हैं उसका जो बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है, तो वहाँ पे मेहरगढ़ का ये जो साइट है, तो इसमें देखेंगे तो पाषाण काल की जो है कल्चर से लेके हमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहाँ तक के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में जो है यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मेहरगढ़ का हमारा ये साइट है, इससे यहाँ पे पालतू भैंस का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है अनुपुरा पाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल एवं संक्रमण काल निम्न में से किस काल के अन्य नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे हमने पाषाण काल के बारे में देखा, ठीक, तो उसके मध्य में जैसे पाषाण काल आता है, फिर यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, फिर नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बीच में जो हमारा ये मध्य पाषाण काल है यानी कि ऑप्शन बी, उसके ही अन्य नाम अनुपुरा पाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल और संक्रमण काल यानी कि जो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक है, इसका ये अन्य नाम है। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब मध्य पाषाण काल के संदर्भ में ही अगर हम देखें तो निम्न में से किस स्थल से बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश में आप स्लॉटर हाउस के रूप में जानते हैं, जो कि जैसे जहाँ पे ये जानवरों वगैरह की जो है कह लीजिए, अब वर्तमान में तो जैसे ये मीट को प्रोसेस करने के लिए इस स्थल को यूज करते हैं, है ना, तो उसी क्रम में यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो बूचड़खाना का स्थल हमें प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। ठीक, तो वहाँ पे प्रतापगढ़ में पट्टी का जो स्थल है वो यहाँ पे है ये महदहा, है ना, यहाँ से हमको ये जो बूचड़खाना है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट एविडेंस जो हमें मिलता है लहुरा देव से, ये जो यहाँ पे संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे स्थित है। तो इसमें से हम बी ऑप्शन को चुनेंगे।
अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका नाम था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो बाद में रीनेम करके जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल थिंग्स हैं और जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशन से संबंधित सोर्सेज हैं या चीज़ें हैं कह लीजिए, इस म्यूजियम में आपको मिलेंगी, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। ठीक, अगला देखिए कि निम्न में से किसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो इंडिया को जैसे आप ये इधर वाला एरिया देखते हैं, अंडमान निकोबार वाला, ठीक, तो हमारा जो सबसे कह लीजिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, तो ये है कौन सा, वर्तमान में जो आप इंदिरा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं ये है। ठीक, तो इसको ही पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। यहाँ पे अगर हम इसको जो है लैटिट्यूड वाइज देखेंगे तो ये हमारा लगभग 6 डिग्री 45 मिनट्स के आसपास जो है ये लोकेशन है, तो इसको यहाँ पे इसी नाम से जानते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो हमारा ये मेन लैंड इंडिया है, इसका जो सबसे साउदर्न पॉइंट है ना, अपार्ट फ्रॉम, हालांकि जैसे कि जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पे स्थित है, तो जो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड है ना, उसमें स्थित है। और मेन लैंड वाले एरिया में हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे साउदर्न पॉइंट जो है ये हमारा कन्याकुमारी है। ठीक, भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु निम्न में से कौन सा स्थल है। ठीक, तो जैसे अभी हमने दक्षिण का बिंदु देखा, तो जैसे अब इधर ये गुजरात वाला एरिया जो है ना ऐसे, तो इधर का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट हमारा है ये गौरम होता है, ऑप्शन सी वाला जो है ये है इसको। ठीक है, इसको जो है कई बार एक अन्य नाम गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा सबसे जो है कौन सा पॉइंट हो गया, वेस्टर्न। और अगर हम बात करें इधर जैसे ये वाला पॉइंट हमारा ईस्टर्न पॉइंट की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू। ठीक, ये हमारा सबसे पूर्वी स्थल है भारत के देश का, मेनलैंड का। और अगर सबसे नॉर्दर्न देखेंगे तो ये कौन सा है, इंदिरा कॉलोनी। ठीक, अगला है 9 डिग्री चैनल निम्न में से किन स्थलों के मध्य स्थित है। ठीक, तो जैसे क्या है आपने ये पढ़ा होगा ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक, तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री है। ठीक, अब इससे इधर नॉर्थ की तरफ हम चलेंगे है ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 3 डिग्री, ये जो हमारे लैटिट्यूड्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन होती है हमारी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा कि 2 लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में अब हम इन लैटिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 9 डिग्री चैनल जो है किन स्थलों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे अब साउदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो हमारा आइलैंड है ना, ये 9 डिग्री चैनल के बीच में स्थित है। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे अभी यहाँ से। और जैसे मालदीव और मिनिकॉय है, ठीक, तो ये 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10 डिग्री चैनल, इन सब के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो ये सब जो है मैप पे एक बार लोकेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पाक जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन इनमें से किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे जो है समाहित है इस क्वेश्चन में। तो जैसे आपने ये इंडिया का मैप देखा, यहाँ पे सबसे निकटतम हमारा देश कौन सा है, श्रीलंका है। ठीक है, तो क्या है ये दोनों देश जो है हमारा तमिलनाडु का स्टेट और श्रीलंका का कौन से पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसका नाम जो है किस ये रॉबर्ट पार्क के नाम पे पड़ा था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी है ना, जब ब्रिटिशर्स के अंडर में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन आना ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे शुरू हुआ, तो यहाँ पे मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पार्क थे 1755 से 63 के मध्य। ठीक, तो उनके नाम पे ही जो है इसका नामकरण किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें। मैप में अगर आपने सिक्किम को देखा हो तो इसमें से कौन से देश के साथ वो साझा नहीं करती अपनी बाउंड्री, तो बांग्लादेश के साथ नहीं होता है। सिक्किम जो है यहाँ पे देखेंगे जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पे स्थित है। तो इसके इधर क्या है, ये नेपाल वाला एरिया है, इधर भूटान है और इस साइड में चाइना है। ठीक, नीचे चूंकि बांग्लादेश है तो पर उसके बीच में जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है उसकी टेरिटरी है, तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं है ना, तो उसकी परिभाषा ये है कि निजी क्षेत्र के वह उद्यम जिसमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होती है। तो कोई भी एक ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर का एंटरप्राइज जिसमें कि 10 से कम लोग काम करते होंगे है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज। और 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो फॉर्मल सेक्टर उसको माना जाएगा।
अगला देखिए टैरिफ बैरियर क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो है अभियान कोरोना के बाद से काफ़ी जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देसी जो हमारी चीज़ें बन रही हैं भारत में, इंडिजिनसली जो चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से हम बाहर से सामान लाने पे रोक लगाते हैं। सरकार जो इस पे है ना रोक लगाने का एक तरीके से प्रयास करती है। तो जितने भी इम्पोर्ट्स होते हैं उस पर अगर टैक्स जो लगाया जाता है उसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। अगला देखिए करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि होना निम्न में से क्या कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है इसको थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए जैसे कोई भी मान लीजिए ए वस्तु आप जो है बना रहे हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, जो आपका इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, उत्पादन शुल्क, ठीक। तो उस वैल्यू पे भी आप क्या करते हैं, उसको जो है जब उसको सेल करने हम जाएंगे तो विक्रय कर जो लगेगा उस पे, है ना। तो जैसे हमारा उत्पादन कर मतलब उत्पादन शुल्क जो है, उत्पादन लागत है ना, इन दोनों के ऊपर जो विक्रय कर लगाएंगे तो इससे हमारा जो है 2 बार टैक्स लग गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि इस वजह से उसका जो हमारा सामान है ना, तो उस पर अनुपात से अधिक उसके कीमतों में वृद्धि हो गई उसकी कीमत में, ठीक है। तो ये इसको जानते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट के रूप में। तो इसी को जो है एक तरीके से रोकने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया भारत में, जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे जो कई चरणों में टैक्स लग जाते थे, तो एंड कंज्यूमर जैसे हम और आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमें वो चीज़ काफ़ी महंगी पड़ती थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को जो है सबस्यूम करने के लिए, है ना, इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। और अभी रिसेंटली हमने जो है 5 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं, तो इस वजह से भी ये चर्चा में रहा था। तो जीएसटी को भी एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा था हमारा, सी वाला। अगला है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी जो है, इसको डेवलप किया था फ्रैंक नोटस्टीन के द्वारा, है ना। तो किस वर्ष में किया गया था ये हमको बताना। तो 1945 में जो है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी जो है इन्होंने दी। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उससे जुड़ी जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है ना, एक बेहतर लाइफ स्टाइल कह लीजिए, है ना। तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट होता है उसमें जो गिरावट की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, है ना। तो उस पूरे प्रोसेस को जो ये व्याख्या करता है यही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है कि एक हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो आपकी जीवन दशा सुधरती है, तो उससे जो जन्म और मृत्यु दर में गिरावट आती है वही होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ठीक है। इसको जैसे इन्होंने 3 स्टेप्स में भी एक्सप्लेन किया था, है ना। जैसे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया था इन्होंने, उसके बाद जो है डेवलपमेंट जो डेवलपिंग फेज होता है उसके बारे में बताया, फिर जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके रेफरेंस में बताया, ठीक है। तो ये सब थे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज मेजर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जो कि टाइम पीरियड कौन सा है 1991 टू 2000। तो देखिए जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में यहाँ 1991 में ये सब स्टेप्स लिए गए। तो उसमें एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसमें रिफॉर्म्स किए गए। प्राइवेट सेक्टर चूंकि अभी तक क्या था कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था वो गवर्नमेंट सेक्टर ही था। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन करने की जो है चीज़ें स्टार्ट की गई, है ना। पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें थी उसमें रिफॉर्म्स किए गए। तो ये 3 के तीनों जो हैं हमारे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के संदर्भ में फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स माने जाते हैं। ये जो शुरू के 10 साल हैं 91 से लेके 2000 तक, ठीक है। इस दौरान इन चीज़ों पे फोकस किया गया तीनों में ही। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को निम्न में से किस स्थल से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाई गई, ठीक। तो अभी ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था कि जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन किस स्कीम के तहत, भारत गौरव स्कीम के तहत चलाई गई है। तो ये कोयम्बटूर से लेकर के शिरडी के मध्य जो है इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ से वही पूछा जा रहा है, सी ऑप्शन जो है इसको चुन लेंगे हम। अगला देखिए कि स्टार्टअप है जिसका नाम है जीनोम, है ना। तो इनके द्वारा एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिलीज की गई है। तो उस रैंकिंग में भारत के कर्नाटका में जो सिटी है बेंगलुरु, है ना, इसका रैंक क्या है, ठीक है। जो यहाँ पे स्टार्टअप्स के संदर्भ में ग्लोबल लेवल पे ये रैंकिंग प्रदान करता है, ये जो जीनोम के द्वारा रिलीज किया गया रैंकिंग। तो इसमें बेंगलुरु का रैंक था 22। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे
प्रोग्राम का नाम देख लीजिए, स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो कि किसके लिए, वुमेन जो फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स जो शुरू कर रही हैं ऐसी महिलाएं, उन्हीं के लिए फंड रेज करना है ना, और भी तरीके के जो कह लीजिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इन सब के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है गूगल ने, है ना। ये प्रोग्राम जो है अभी इन्होंने अनाउंस किया था, और ये जो है जुलाई 2022 से इधर सितंबर 2022 तक चलेगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है भारत देश से बाहर जो है काम करने के लिए जाते हैं, और वहां से अपने परिवार जो भी है उनको कुछ पैसे या कह लीजिए जो भी चीज़ें भेज रहे हैं, मेनली खैर पैसा ही जो है इसमें ऐड किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में फैमिली रेमिटेंसेस या इंटरनेशनल डे जो है यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 16 जून को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस शहर में वहां का जो राजभवन है यानी कि जो गवर्नर्स हाउस होता है उसमें जल भूषण भवन का उद्घाटन किया है? ठीक, तो यहाँ पे ये किया गया है महाराष्ट्र में, है ना, मुंबई में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक साथ निरस्त किया गया? ठीक है, तो आपको याद होगा पॉलिटी में आपने पढ़ा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो गया। ठीक, तो आज़ादी मिलने से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 और 47 के साथ जो हमको आज़ादी मिली है ना, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बनाए गए एक्ट थे, तो उस टाइम तक इन्हीं एक्ट के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भारत देश में जो है एक तरीके से कह लीजिए संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 395 के तहत प्रावधान डाला गया कि अब तक के जितने भी एक्ट से हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो अब से वो नहीं माने जाएंगे और उनको निरस्त किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी जो है 395 आर्टिकल ये करेक्ट है। एक बार इसकी लैंग्वेज जो है सर्च करके आप पढ़ भी सकते हैं। अगला देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में दी थी? ठीक है, तो दीवानी से संदर्भ ये है कि जो रेवेन्यू यानी कि राजस्व राइट्स होते हैं, है ना, और सिविल जस्टिस यानी जो दीवानी वाले मामले होते हैं, इनको यहाँ पर इस नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग के पर्पज से भारत में आई 1600 ईस्वी में, ठीक है, तो उसी को जो है यहाँ पे देखेंगे तो 1765 में इसको ये दीवानी के राइट्स दिए गए जो शाह आलम द्वितीय था इसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये दीवानी वाले फंक्शंस जो हैं इसको भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, जिससे पहले कि ये सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित थे। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा ईयर ये करेक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी के क्रम में 1774 में जो है एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया। ठीक, तो उसमें प्रावधान ये था कि एक चीफ जस्टिस और 3 जो है और जो जस्टिस थे वो सम्मिलित थे। तो ये वही यहाँ पूछा जा रहा है कि सर एलिजा इम्पे जो है निम्न में से किस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता है ना, इसी के थे। तो ये सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा बनाए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय में कितने सदस्य जो थे वो शामिल थे? तो देखिए आपने पढ़ा होगा जितने भी एक्ट्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से बनने शुरू हुए, तो उसी क्रम में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। तो यहाँ पे जैसे अभी तक क्या था कि कंपनी जो आई थी एज अ ट्रेडर्स के रूप में आई थी, है ना, तो जो यहाँ पे ऐसे समझिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना इसमें थे, जो कि कंपनी के जो जितने भी वाणिज्यिक मुद्दे थे, है ना, उनका मैनेजमेंट करते थे। तो यहाँ पे उसी के क्रम में अब 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया, तो इसमें जो इनके पॉलिटिकल मामले थे उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, है ना, तो जिसमें कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 सदस्य जो थे वो शामिल थे। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं तो इसको प्लीज आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो भी इसके प्रावधान है ना। 1786 में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ इन दोनों की शक्ति निम्न में से किसे प्रदान की गई? ठीक है, तो देखिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, तो इसी को यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम जो है एक्ट ये जो पास किया गया 1786 का, उसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है
और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, इन दोनों के अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत जो उस टाइम का था उसका पहला प्रभावी शासक बना। तो यहां से ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम। अगला है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व प्रशासन और न्यायपालिका के कार्यों को अलग कर दिया, जिससे कि माल अदालतें यानी कि जिनको राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट्स कहा जाता था, ये यहां से अबॉलिश किए गए। ठीक है, तो ये वाला जो प्रावधान था ये जो यहाँ पे चार्टर एक्ट बना था 1793 का, है ना, इसके द्वारा किया गया था इसको। अगला देखिए कि 1893 के अधिनियम के लिए रॉयल सहमति किस वर्ष में दी गई थी। ठीक है, तो चार्टर एक्ट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के क्रम में आते गए, तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, जिसका कि एक सबसे मेन फीचर जो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ट्रेड का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था, उसको समाप्त किया और बाकी जो और ब्रिटिश व्यापारी थे उनके लिए भी इस चीज़ को अवेलेबल कराया गया कि वो भारत में आके व्यापार कर सकें। परंतु जो इसका चाय का ट्रेड था यानी कि ट्रेड इन टी और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसमें अभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार इस एक्ट में बना हुआ था। तो ये सबसे मेन प्रोविजन इस एक्ट का। तो उसी के लिए पूछा जा रहा है कि इसको रॉयल एसेंट यानी कि जो ब्रिटिश किंग या क्वीन होता है, कोई भी एक्ट जो है उसके बाद ही, सिग्नेचर के बाद ही जो है कह लीजिए एक एक्ट बनता है, तो वही पूछ रहे हैं। तो इसको जुलाई 1813 में रॉयल एसेंट प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो ये है हमारा जो 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया था, है ना, इसको सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। अब सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में इसको क्यों जानते हैं, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? अगला देखिए, 1853 के चार्टर अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके कितनी कर दी थी। ठीक है, तो 1853 के चार्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स होते थे अब उनको बढ़ा करके 12 कर दिया गया। भारत का पहला राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फर्स्ट जो है वो कौन था? तो लॉर्ड स्टैनली जो है ना, ये पहला राज्य सचिव हुआ भारत का। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858, तो उसमें जितनी भी ये इंडियन टेरिटरीज थी वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई थी, किसको? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का रूल होना स्टार्ट हुआ और उसी क्रम में जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया में। ठीक, तो जो जैसे लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो उसी क्रम में यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, है ना, और इसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये लॉर्ड स्टैनली जो है ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के हुए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो फिजिक्स में आपने 2 प्रकार की राशियों के बारे में पढ़ा है, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश होती है। ठीक, तो स्केलर और वेक्टर की बात करें हम, 2 प्रकार की राशियां। तो स्केलर में क्या होता है हमारे अदिश राशि में कि इसमें सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है, और वहीं हम वेक्टर की बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होती है। ठीक, तो ऐसे में देखेंगे तो यहाँ पे अदिश के एग्जाम्पल जो है टॉर्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ जो है ये दिशा भी होती है। ठीक, तो इसमें से सी ऑप्शन को हम चुनेंगे, बाकी के जो हैं ये हमारे अदिश राशियां हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्राओं के मापन की प्रणाली है या है? ठीक है, तो फिजिक्स में जितनी भी आप माप की विधियां, विभिन्न प्रणालियां पढ़ते हैं अलग अलग समय पे चूंकि ये आई हैं। तो जैसे पहला है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, ये मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है। दूसरा है पीएफएस सिस्टम, ठीक है, तो ये फुट पाउंड और सेकंड प्रणाली होती है। एसआई सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, जो सबसे वर्तमान में जिसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है। इसके अलावा एक सेंटीग्राम यानी सीजीएस वाला सिस्टम जो होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाला। ठीक है, तो ये सब के सब जो है मापन की प्रणालियां हैं। तो डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगला देखिए कि फिजिक्स के अंदर ही एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसमें कितनी मौलिक इकाइयां मानी गई हैं या होती हैं वो हमें बताना है। ठीक, तो जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है ये आपको बता देते हैं जल्दी से। लेंथ होता है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 होते हैं, इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए कि निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, जिसे कि पास्कल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पास्कल इक्वल्स टू आप ऐसे समझ सकते हैं 1 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये किसकी परिभाषा होती है? हमारा प्रेशर यानी कि दबाव जो है ना, इसके बारे में पूछा जा रहा है।
अगला देखिए लक्स मीटर, यानी कि जैसे कई बार एग्जाम्स में आपसे लगातार पूछा ही जाता है, जो तमाम तरह की चीज़ों को मापने के यंत्र होते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो लक्स मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं, तो ये यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा के शब्द एनवायरोन से हुई है, ठीक है। तो हमारा एनवायरोन जो है एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शब्द है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनवायरोन का मतलब होता है कि हमारा जो सराउंडिंग है ना, नेबरहुड है, इसी से मिलकर के जो पर्यावरण शब्द बना है ये हमारा जो है इसी से बना है, तो यहां से समझ सकते हैं ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था, हमको ये बताना है, ठीक। तो देखिए जो है यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 5 से 16 जून को 1972 में, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। 5 जो जून होता है इसको हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो फर्स्ट सेलिब्रेशन ये हुआ था 1973 में, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला देखिए इकोलॉजी के बारे में यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके साथ व्यक्तिगत जीवों के संबंधों के अध्ययन से संबंधित होती है पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इकोलॉजी की अगर आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो उसमें यही होता है कि इकोलॉजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि ये साइंटिफिक स्टडी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके रिलेशनशिप का जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से और उनके जो एनवायरनमेंट है उससे, ठीक। तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का संबंध हमारा जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट से भी आगे बढ़ के जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होती है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कह लीजिए, बायोम है ना, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर है ना, इन सभी के अध्ययन से संबंधित होती है। तो परिभाषा के संदर्भ में ही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पर्यावरण में ही हमारे बायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं, तो पूछा जा रहा है कि उसमें क्या क्या शामिल है। तो बायोटिक इंटरेक्शन जो होते हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही प्रजाति के जो सदस्य हैं उनके बीच है ना, या कह लीजिए अंतरजातीय कोई प्रजातियां हैं, दूसरा या एक प्रजाति का किसी दूसरी विभिन्न प्रजाति के सदस्यों के बीच जो क्रियाएं होती हैं है ना, तो उसको ही बोलते हैं यहाँ पे बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक। तो उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या शामिल होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखा है पैरासाइटिज्म यानी परजीविता, सहजीविता, सहभागिता, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म है ना। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कंपटीशन भी होता है, प्रेडेशन होता है ना, कमेंसलिज्म होता है, तो ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं, न्यूट्रलिज्म जैसे होता है। तो ये बायोटिक इंटरेक्शंस के टाइप हैं है ना, डिटेल में इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से फिलहाल ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट होगा। अगला देखिए जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट यानी कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, तो उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है इस टाइम के लिए, उसके अनुसार भारत में सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो होता है यूजुअल कंडीशंस में, यूजुअल स्टेटस में वो कितना है, ठीक। तो यहाँ पे ये आंकड़ा है हमारा अब 39.8%, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर के जो है टाइम पीरियड से कंपेयर करेंगे इसको, तो उस टाइम पे ये था 38.2%, जो अब इंक्रीज हो गया 39.8% हो गया, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेंगे। तो पॉपुलेशन के रेशियो में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो आंकड़ा यहाँ पे आपको दिया गया है। अगला देखिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस बैंक ने UPEIDA के साथ सहयोग नहीं किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो एक अथॉरिटी है ना, तो उसमें देखेंगे तो अभी एक कोलैबोरेशन किया है जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी में डेवलप हो रहा है। इसमें ICC बैंक नहीं है, बाकी के 3 बैंक जो हैं ये PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये शामिल हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बताना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल हैं, कॉमेंट करिएगा फटाफट। अगला देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत को निम्न में से किस टाइम पीरियड तक 5G सेवाएं मिलेंगी, ठीक है। तो मोबाइल कनेक्टिविटी के संदर्भ में जैसे आप 4G कनेक्शंस और 5G कनेक्शन है ना, 4th जनरेशन 5th जनरेशन इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो 5G कनेक्शंस की अवेलेबिलिटी जो है भारत में मार्च 2023 तक होने लगेगी, ऐसा जो है अभी स्टेटमेंट था केंद्रीय मंत्री जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव इनका।
अगला है, छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने में दूरी को कम करने के लिए किस राज्य में एनम एजुथम योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक में आपको पता होगा, बीइंग एन स्टूडेंट आपने भी ये चीज़ें फेस की होंगी कि लर्निंग गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंस्टीट्यूशंस तक लोगों की एक्सेस नहीं थी, है ना, डिजिटल माध्यम में पढ़ाई करनी पड़ रही थी, तो बहुत सारे लोगों बच्चों के बीच में स्पेशली जो डिजिटली जो है वाइबल नहीं थे, है ना, तो उनको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लैग हो गया है। तो इन चीज़ों को जो है एक तरीके से सुधार के रूप में यहाँ पे ये स्कीम शुरू की गई है तमिलनाडु स्टेट में। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम कि कौन सा हवाई अड्डा अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर मिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक, तो ये महाराष्ट्र का हमारा जो मुंबई एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं जो सोलर एनर्जी से एक तरीके से ऑपरेशन चलाने में ये सहायता प्रदान करेंगी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ तक हमने पूरा वीडियो आज का देखा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो भी फीडबैक है हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। और ऐसे ही ये वीडियोस हमारे लगातार आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें। और मॉड्यूल वाइज हमारी एक क्लासेस के फॉर्म में ये सीरीज भी चल रही है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, उसको भी फॉलो करें BEO एग्जाम के लिए। ठीक, तो यहाँ तक आज कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।